जन चेतना मंच के द्वारा आयोजित स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में भाग ले रहे आदरणीय श्री बजरंग लाल जी, आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, इंद्रमल सेठिया जी, हमारे शर्मा जी और जो भी आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, सुन भी रहे हैं, भागीदार बने हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों और भाइयों, भंडारी जी के शताब्दी समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम का प्रारंभ है। जन चेतना मंच पहले से ही इस कार्यक्रम का प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। मुझे भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है उदयपुर में आने का, शायद इंद्रमल जी भूल गए होंगे, लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कार्यक्रम में आने का। विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी जो राष्ट्रीयता को सबल और सक्षम तथा लोग आत्मसात करके उसी अनुरूप व्यवहार करें, इस प्रकार के ही विषय सुनिश्चित किए जाते थे। भंडारी जी के नाम पर कार्यक्रम है। गुलाब चंद जी ने बहुत ही भंडारी जी के जीवन के बारे में जो वर्णन किया, मैं समझता हूँ कि सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। हम लोग उनके सानिध्य में इतने अधिक थे कि आज जब मैं बोल रहा हूँ तो लगता है कि भंडारी जी यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा बोल रहा है, ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कार्यकर्ता के बारे में बराबर चिंतन करते रहना, कार्यकर्ता किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, उसके प्रतिभा, उसके सामर्थ्य, उसकी योग्यता का कैसे उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जितना अच्छी तरह से वो जानते थे, शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे। और उसके अनुरूप अवसर प्रदान करना और उसको आगे बढ़ने की दृष्टि से प्रेरित करना, कठिनाइयों और बाधाओं को कैसे पार करके कंटका किरण मार्ग पर चला जा सकता है, रास्ता बनाकर सफलता की तरफ अग्रसर हुआ जा सकता है, ये उनके जीवन आचरण और व्यवहार के माध्यम से स्वयं ही मार्गदर्शन प्राप्त होता था। भंडारी जी कानपुर में जब पढ़ने गए, सौभाग्य था उस समय दीनदयाल जी भी थे, माननीय भावराव देवरस उस समय उत्तर प्रदेश का कार्य देख रहे थे और संभवतः उसी समय अटल जी भी थे। और एक ऐसा समुच्चय था इस प्रकार के योग्यतम व्यक्तियों का, योग्यतम लोगों का, तो उसमें लोग मिलकर जब राष्ट्र के बारे में चिंतन करते थे तो उनको लगता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा कोई भी इस समय देश को दिशा प्रदान कर सकने की दृष्टि से, आगे बढ़ाने की दृष्टि से और सामूहिक शक्ति निर्माण करने की दृष्टि से अन्य संगठन कोई दिख नहीं रहा है। और इसलिए जिस कॉलेज में थे उस कॉलेज में भी विद्यार्थियों का भी चयन उसी प्रकार का। और इसलिए दीनदयाल जी ने जो पढ़ने में कमजोर छात्र था, उसकी कमजोरी को कैसे दूर किया जा सके, उसके लिए उन्होंने एक शून्य प्रहर निश्चित किया था, अनौपचारिक तौर पर, जीरो पीरियड जिसको कहते हैं। क्लास में जीरो पीरियड नहीं चलता था और शून्य प्रहर के अंतर्गत ऐसे जो विद्यार्थी कमजोर थे उनको बुलाते थे, उनको पढ़ाते थे, बताते थे। भंडारी जी भी उसमें सहभागी होते थे, उनके साथ मिलकर जो कमजोर विद्यार्थी थे उनको उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रयत्न करते थे। एक चिंतन इस प्रकार का था कि जो भी हमारे बीच में ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र में उसकी कमी है, तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे समाज के साथ जुड़ करके चल सकने में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और उसके मन के अंदर अगर किसी प्रकार का हीनता का भाव है तो इसके हीनता के भाव को, उसके अंदर के आत्मविश्वास को जगाकर कैसे दूर किया जाए।
यह चिंतन था उस समय। दीनदयाल जी, भंडारी जी, ये दोनों कानपुर के अंदर रह करके जिस तरह से काम किए, और वहीं से संघ के प्रचारक बनने की प्रेरणा प्राप्त हुई। जब शिक्षा प्राप्त समाप्त की है, भंडारी जी विधि के भी, कानून के भी अच्छे जानकार थे, अच्छे छात्र थे। सारा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी उस समय के अंतर्गत उन लोगों ने ही सुनिश्चित किया था कि सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, देश के लिए समर्पित होगा, और राष्ट्र के लिए समर्पित होगा तो संघ ही इसका सबसे बड़ा माध्यम है, और उस माध्यम का उपयोग करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर लगातार कार्य करेंगे, और हमारे लिए जितनी आवश्यकता होगी उतने उपयोग करेंगे। ईसा वासविदम सर्वम जत किंचन जगत्यान जगत तेन तक्तेन भुंजीता मां सिद्धनम, इस सूत्र वाक्य को, उस सूत्र मंत्र को, जितने की आवश्यकता जीवन को चलाने के लिए होगी उतना ही उपयोग होगा, बाकी का समाज का है। इस मनोभाव से प्रेरित होकर उन लोगों ने अपना आगे का जीवन सुनिश्चित किया था, और संघ कार्य इसलिए आगे बढ़ा। भंडारी जी के बारे में अभी स्वयं गुलाब जी ने बताया, मैंने स्वयं देखा है कि कष्ट सहते हुए भी काम करना। दीनदयाल जी को भी मैंने देखा है कष्ट सहते, एक देश के महामंत्री के पद पर रहते हुए भी, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नहीं हुए थे, उसके पूर्व का जीवन मैंने देखा था कि महामंत्री होते हुए भी, पूरे देश भर में दीनदयाल जी का विशेष नाम होते हुए भी, क्षेत्र में अगर साधन नहीं मिलता था तो मोटरसाइकिल पर बैठकर भी जाने में संकोच नहीं करते थे। जब कार्यकर्ता अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाता था तो एक बार की घटना है कि साइलेंसर में उनका पैर चिपक गया, लेकिन कार्यकर्ता को उन्होंने बताया नहीं कि मुझे कष्ट है। और जब पहुंच गए, जब देखा कि पैर में घाव है, तो कार्यकर्ता ने कहा कि क्यों नहीं आपने बताया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता कि तुम्हें देर हो जाएगी। अद्भुत स्वरूप था। और मैं तो स्वयं भंडारी जी को, मैं संगठन मंत्री था पूर्वी उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, तो उस समय भंडारी जी आए थे। एक जहाँ सवारी भी मिलती थी, बड़ी विचित्र मिलती थी, कार भी बड़ी टूटी फूटी मिलती थी। ये जगह खराब हो गई, कैसे चला जाए? तो मोटरसाइकिल लेकर मैं स्वयं भंडारी जी को पीछे बैठा करके ले गया हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कह रहे भाई कैसे कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, जाना है। तो मन में भाव, किसी भी प्रकार का साधन होगा, कष्ट पूर्ण होगा, तो भी जीवन में उसको आचरित करते हुए अपने उद्दिष्ट की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और कार्यकर्ताओं को उसी के अनुरूप उत्प्रेरित करेंगे। यह उनके जीवन का हर क्षण प्रेरणा प्रदान करने वाला है, हर क्षण। मैं उस समय तो संगठन मंत्री था, बाद में मैं जब राज्यसभा में आया, और उस समय 78 में, और ज्यादातर भंडारी जी के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता था। उस समय का जीवन देखने से भी लगता था कि अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, योग्यता में किसी से कमी नहीं, योग्यता में अद्भुत योग्यता, चाहे राज्यसभा हो, चाहे कोई भी उस समय जनता पार्टी की कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी हो, उसमें भी विषय को इस तरीके से प्रस्तुत करना, और जहां भी विषय में लगता था कि गड़बड़ है तो किसी की चिंता न करते हुए उस सत्य को लोगों के सामने रखते हुए डट करके उस पर बिल्कुल दृढ़ होकर उस बात को कहना, ये योग्यता देखी तो मैंने भंडारी जी के अंदर देखी, लोगों को मानना पड़ा है। और इससे मुझे लगा कि ऐसे अपने कन्विक्शन के पक्के जीवन में आचरण करते हुए आगे बढ़ने का जो एक लक्ष्य था, भंडारी जी ने स्वयं नहीं तो अपने साथ अनेकों को ऐसे ही आगे बढ़ाया। योग्यता में कमी नहीं, प्रतिभा में कमी नहीं, और लेकिन उसके पश्चात भी कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका व्यवहार रहता था इतना मृदुल था कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतने संवेदनशील कि किसी कार्यकर्ता की गरीबी, किसी कार्यकर्ता की परेशानी उनको दिखाई पड़ती थी, बोलते नहीं थे, लेकिन जाकर उसकी व्यवस्था करते थे।
मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कई कार्यकर्ताओं के बारे में। हमें कल्पना नहीं होती थी कि इसके बारे में भंडारी जी सोच रहे होंगे, लेकिन जब कार्यक्रम से आते थे और उनको लगता था कि अमुक कार्यकर्ता को ऐसा हुआ, तो हमसे कहते थे कि कलराज देखो उसके बारे में क्या करना चाहिए, उसे क्या चिंता करनी चाहिए। और जब तक चिंता नहीं हो जाती थी तब तक उसको अनुसरण करते रहते थे। और इसलिए कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क को अपने साथ जोड़ लिया था उन्होंने। भंडारी जी जब पहुंचे तो लोगों को लगता है भंडारी जी अपने 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 बीच वाले भंडारी जी, लेकिन व्यवस्था के पक्ष में कोई समझौता नहीं करते थे। कोई व्यवस्था दी तो होना चाहिए, उसमें कमी नहीं। उसमें अगर कोई बहानेबाजी करता था तो उसे पसंद नहीं करते थे, वो कड़ाई के साथ उसका पालन करवाते थे कि नहीं, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, व्यवस्था दी गई है तो उसका पालन करो। और व्यवस्था के पालन करने में किसी प्रकार की कठिनाई जा रही है तो उसको बताओ। ये सारी बातें भंडारी जी करते थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं राज्यसभा में कम उम्र में आ जाऊंगा। जनता पार्टी बनी थी, मुझे भी उत्तर प्रदेश में जो टीम थी उत्तर प्रदेश की 3-4 लोगों की, उस समय जनसंख्या लोगों की, उसे मुझे भी रखा गया था। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता था, हम लोग तो नाम लेके गए थे राज्यसभा के लिए, लेकिन वहां जाकर भंडारी जी ने अलग से बुलाया, कहा तुम्हें राज्यसभा में जाना है। मैंने कहा भंडारी जी आप क्या कह रहे हैं? मुझे दिल्ली में बुलाया, कहा उन्होंने तुम्हें राज्यसभा में जाना है। किसी और को कहा जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें जाना है। हमने कहा भंडारी जी इतने लोग हैं, पुराने लोग हैं, हमें आप क्यों? नहीं नहीं तुम्हें जाना है। अब भंडारी जी की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता था? उन्होंने कहा जाना है, मैंने कहा ठीक जाना है। अब यहां आने के बाद मुझे युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, जबकि मैं युवा मोर्चा का प्रदेश में लोगों को बनाकर काम करवाता था, युवा संगठनों का। डॉक्टर स्वामी जी थे, उनके उपाध्यक्ष के रूप में मुझे बना दिया और उसमें मुझे जिम्मेदारी दी थी मणिपुर की। क्या तुम्हें मणिपुर जाना है? उस समय आसाम मूवमेंट भी चल रहा था, उस समय प्रफुल्ल महंत, भृगु पुखन, ये सब लोग थे, उनके साथ जुड़ना पड़ा। आसाम आंदोलन में भी मुझे लगना पड़ा और कई बार जाना पड़ा मुझे। और फिर उसके पश्चात आने के बाद जब अधिवेशन हुआ इंदौर में, तो मुझे कल्पना नहीं थी कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष होना पड़ेगा। जब अधिवेशन में गया, मैं अधिवेशन में जाने के बाद जिस दिन घोषणा होनी है, चुनाव होना है, उसके पहले वाली रात को मुझे भंडारी जी ने सूचना की तुम्हें युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरना है। हम अरे भंडारी जी आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं, जो कह रहा हूं करना है तुम्हें। अब जो कह रहा हूं करना है तुम्हें, तो मुझे लगा कि करना है। फिर मैं दूसरे दिन अपना फॉर्म भरा, घोषणा हो गई, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। इस ढंग से कार्यकर्ता को किस तरीके से आगे बढ़ाना, अद्भुत प्रकार की सोच और अद्भुत प्रकार से कार्यकर्ता के प्रति उनका अध्ययन था। यह कार्यकर्ता क्या कर सकता है वो अच्छी तरह समझते, और कार्यकर्ता के कमी को दूर करके उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। संगठन इसी कारण अनुशासित था, संगठन इसी कारण सुदृढ़ था, संगठन इसी कारण जो भी उद्देश्य था उस उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से आगे बढ़ने में सक्षम और सफल होता गया। भंडारी जी निरंतर करते गए समाज के प्रति। अभी माननीय बजरंगलाल जी ने एकात्म मानववाद की बात की। एकात्म मानववाद को समझाने के लिए जब कभी बात होती थी तो भंडारी जी कहते थे पूरा समाज एक है, समग्र समाज, उसमें कोई विभेद नहीं, और एकात्म मानववाद की कल्पना उसी से संबंधित है। और उसके लिए उदाहरण देते थे। कोई कहता था कि अगर ये जो समाज के अंदर जातिवादी और सारी व्यवस्था बनी हुई है, इसके कारण लोगों को लगता है कि वो तो अनुसूचित है या वो पिछड़ा है, कैसे जोड़ा सकता है। तो कहे समाज रूपी शरीर, जिस वजह से शरीर की आवश्यकताएं हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं, बौद्धिक आवश्यकता होती है, आत्म विकास की जरूरत पड़ती है, इन सारी चीजों को भी, क्योंकि ये एक तरह से कह लीजिए सर्व पूरे अंगांगी भाव जिसको कह सकते हैं, वो समाज के अंदर का अंगांगी भाव है।
और इस समाज के अंदर का अंगांगी भाव है तो सभी अंग स्वस्थ रहना आवश्यक है, और फिर उसके अंगांगी भाव को स्वस्थ रखने की दृष्टि से हर प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए हर प्रकार के, चाहे भौतिक विकास हो, चाहे आत्मिक विकास हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, वो भूख को पूरा करने की दृष्टि से विचार करना पड़ेगा, समग्रता में विचार करना पड़ेगा। और इसके लिए वो बताते थे कि अगर शरीर में कोई पैर लंगड़ा हो जाता है तो उसको लोग पूरे व्यक्ति के रूप में नहीं कहते, लोग कहते हैं लंगड़ा आ रहा है। आंख अगर गड़बड़ हो जाती है तो लोग कहते हैं अंधा आ रहा है, जीभ गड़बड़ हो जाती है तो लोग कहते हैं गूंगा आ रहा है, कान गड़बड़ होता है तो लोग कहते हैं बहरा आ रहा है, कोई आदमी नहीं बोलता है। जब सारे अंग स्वस्थ रहते हैं तब कहते हैं, तब कहा जाता है कि ये व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर की कमी नहीं है। समाज के अंदर भी इस प्रकार का अगर कोई पिछड़ापन है, कोई वंचित है, दलित है, कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो स्वस्थ समाज नहीं बनाया जा सकता है। और इस स्वस्थ समाज के लिए हमें उस अंग को भी मजबूत करना पड़ेगा, तब कहा जाएगा ये सही समाज आ रहा है। दीनदयाल जी के अंत्योदय की कल्पना को इसी रूप में दर्शित करते हुए उसको व्यवहारिक स्वरूप देने की दिशा में कैसे प्रयत्न किए जाए, ये भी लगातार उन्होंने बनाया। समाज के अंदर की वेदना कैसी होनी चाहिए, अगर किसी के ऊपर पीड़ा हो रही है तो मुझे भी पीड़ा हो रही है, ये कैसे एहसास होता है, तो उसका भी उदाहरण देते थे कि अगर हम चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये पैर जो है तो बड़े गंदे स्थान पर चलता है, समाज के अंदर जो अनुसूचित हैं, अन्य बिरादरी के हैं, उनको हिकारत की दृष्टि से लोग देखते हैं, गलत है। वो समाज रूपी शरीर के अंग हैं। जैसे शरीर के पैर के अंदर चलते समय पांव में, तलवे में अगर कांटा चुभ जाता है तो जीभ को बताना नहीं पड़ता, तुरंत आदमी बैठ जाता है और उस पैर को देख करके जब खून निकलता, कांटा को निकाल करके जब खून निकलता है तो जीभ चाट लेती है उसको। लोग कहते हैं, तब कहते हैं लोग कि भाई ये तो पैर बड़े गंदे स्थान से जा रहा था, तलवे में कांटा चुभ गया, खून निकला, तो तुमने कैसे, तुम तो जीभ बड़े मुलायम स्थान पर क्यों चाट ली? तो जीभ बोलती थी कि खून तो अपना है, खून तो अपना है। इसे समाज के अंदर अगर हमारा वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, अगर उसको व्यथा होती है तो अपना है। अपना खून, जब अपना खून है तो उसको हम व्यवस्थित कैसे रखें? भंडारी जी अक्सर इसका उदाहरण दिया करते थे, कैसे समाज को अच्छा बनाया सकता है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न कैसे बनाया जा सकता है, समान स्तर पर लाया कैसे जा सकता है, इसका भी उदाहरण देते थे कि अगर कोई कुएं में कूद जाता है, गिर पड़ता है, कुआं सूखा हुआ है, चाहता ऊपर आए, नहीं कोई जाता है, देख करके जब लोग जाते हैं तो कोई अगर संवेदनशील व्यक्ति होता है तो कहता है ठीक है, मैं अपना हाथ नीचे बढ़ा रहा हूं, तुम अपना हाथ ऊपर करो, खींच लेंगे, आ जाओ ऊपर। समाज की ऐसी स्थिति है। समाज में अगर कोई संपन्न है और विपन्न है तो संपन्न को, विपन्न व्यक्ति को साथ में लेकर चलो, आओ जुड़ो, साथ में चलेंगे, क्योंकि अपने हो। और समाज भी इसी तरीके से चल सकता है, ऐसे चल सकता है, बड़े सरल तरीके से। भंडारी जी समाज के अंदर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, आर्थिक स्वरूप कैसा बनना चाहिए, और इसीलिए दीनदयाल जी ने जो आर्थिक दृष्टि से ये चीज लोगों के सामने प्रस्तुत की, उत्पादन में बढ़ोतरी, उपभोग पर संयम और वितरण में समानता, ये दीनदयाल जी इस चीज को घोषित करके बराबर कहते थे, उत्पादन में बढ़ोतरी करो लेकिन उपभोग पर संयम रखो, और शेष वितरण में समानता कैसी हो इसकी चिंता करनी चाहिए। इस बात को बड़े सरल तरीके से भंडारी जी उस समय जनसंघ के इस आर्थिक विषय को किस ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, किस ढंग से लोगों के मन के अंदर ले जाने का प्रयास करते थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं जहां जहां भी भंडारी जी गए वहां वहां अपनी अमिट छाप छोड़ा उन्होंने, हर प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे इसके अंदर
ये एहसास कराया जाए ताकि विभिन्न विषयों पर इसका आत्मविश्वास जागृत हो। इसका उदाहरण मैं स्वयं अपने से देना चाहूँगा। जब मैं राज्यसभा में आया, एकदम नया था, मेरे लिए अजीब लग रहा था, कुछ विषय पर तैयारी करनी थी। मैंने कहा भंडारी जी हमें तो हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे करें। तो मैंने कहा बैठो, हमारे वहाँ बैठो, और बैठ करके भंडारी जी ने मैं बिल्कुल बजट का विषय था उस पर विचार किया था, तैयार कहा देखो सारी चीजों में छोड़ के इसको हाईलाइट करना। आप आश्चर्य करेंगे, बजट पर बोलने का मौका मिला मुझे, समय बड़ा कम मिला था, बोला और इतना अच्छा रहा कि जिसकी बाकी के लोगों ने तारीफ की। बाद में माननीय अडवाणी जी ने मुझसे कहा कि भाई कहाँ से तुमने तैयार किया था। मैंने कहा भंडारी जी ने बताया था। अच्छा, कहा बहुत अच्छा। अभी ये बात और कौन कर सकता है, कौन इतनी चिंता कर सकता है। कई घटनाएं ऐसी हैं जिसका मैं उल्लेख कर सकता हूं, जिसके कारण भंडारी जी ने समय समय मार्गदर्शन किया था। चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर विषय पर भंडारी जी अपने ढंग से कार्यकर्ता की उस तरह की निर्मिति हो और उस निर्मिति के आधार पर अपने क्षेत्र में, समाज के बीच में जाकर अपने प्रति लोगों को आकृष्ट कर सके। इस प्रकार का केवल आचरण व्यवहार नहीं तो उसको बौद्धिक दृष्टिया भी तैयार करने का प्रयास करते थे। जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं देश के और स्थानों पर तो गया नहीं था कभी, लेकिन भंडारी जी अपना कार्यक्रम जब बनाते तो मुझे साथ में लेके जाते थे, चाहे दक्षिण में हो चाहे पूर्वांचल में हो, और वहां जाकर परिचय कराना लगा, कैसे कैसे करना, ये सारी चीजें बताती थी। वहां के संस्कृति के बारे में, वहां के बोली के बारे में, वहां के समस्याओं के बारे में जानकारी देते थे, दिलवाते थे। अर्थात पूरे देश की व्यवस्थित तौर पर जानकारी हो जाए इस स्तर के कार्यकर्ता को, ताकि उसके बारे में ढंग से लोगों के सामने केवल किताबी ज्ञान न प्रस्तुत कर सके, तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर चीजों को बता सके। यह भंडारी जी ने हमेशा ध्यान दिया। मैं कोई अंग्रेजी हमें अच्छी आती नहीं, लेकिन जब दक्षिण में मैं जाता था, तमिलनाडु, केरला, इन स्थानों पर और आंध्र, तो उन स्थानों पर भी भंडारी जी जब कहते हैं अरे बोलो तुम जैसे भी, चिंता मत करो, और आप आश्चर्य करेंगे मुझे अंग्रेजी में 2 एक जगह भाषण करना पड़ा। मैंने किया टूटी फूटी अपनी भाषा, और कहा कि इसमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बोलो जो भी आता है। तो आत्मविश्वास पैदा करना, अपनी भाषा बोल करके भी लोगों के अंदर ये भाव पैदा करना कि अपनी भाषा के माध्यम से हम ढंग से अपनी बातों को लोगों के बीच में स्थापित कर सकते हैं। भले भाषा की उतनी जानकारी नहीं होगी और लोग उसको स्वीकार करते थे। ये जितना भंडारी जी के बारे में बताया जाए उतना कम है, उतना कम है। और ऐसे महापुरुष के प्रति आज जो आपने ये सारी कार्यक्रम की आयोजना की, आदरणीय बजरंग लाल जी ने विकास के बारे में बताया, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना अगर मैं कहूं कि पुराने समय जो कुटीर उद्योग धंधों का विकास था, लोकल को वोकल बनाने का जो इस समय नारा लगाया जा रहा है, स्थानीय उत्पाद ही आज सर्वाधिक उपयुक्त होगा। और स्थानीय उत्पाद कैसा हो, अब एमएसएमई को इस समय बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एमएसएमई को अधिक से अधिक लोग लागू कर सके, इससे चिंता की जा रही है। ऐसे चिंता की जा रही है गांव का उत्पाद, जब तक गांव का उत्पाद आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आत्मनिर्भर हम नहीं हो सकते, स्वावलंबी नहीं हो सकते। गांधी जी बहुत पहले से इसको बोलते थे, बाल गंगाधर तिलक जी बोलते थे, सावरकर जी कहते थे, और आदरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी ने तो थर्ड वे की बात कह करके इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। स्थानीय उत्पाद, स्वदेशीकरण, इसको हम कितना अधिक से अधिक महत्व दें, इसको कितना अधिक से अधिक अपने स्थानीय उत्पाद को लोगों के बीच में प्रचारित करने की दृष्टि से और उसका ढंग से उपयोग कर हो सके, इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से कितना प्रयास कर सकते हैं, ये आज की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत इसी पर आधारित है। अगर इसमें
जो आगे लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूं बहुत होता है। उद्यमिता का विकास इसी स्तर पर हो सकता है। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके लिए ट्रेनिंग देना, छोटे छोटे उद्योग आगे कैसे बढ़े, हर जिले में अपना अपना विशेष प्रकार का रॉ मटेरियल्स है, वो रॉ मटेरियल्स का उपयोग करते हुए कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। आम आदमी के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां की चीजें आवश्यक हो सकती है, उससे छोटी छोटी चीजें बनाई जा सकती है, उसको कैसे बनाएं, आज इस ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। और मैं सोचता हूं ये सारी चीजें अगर देख करके लोग करना शुरू कर देंगे, और जितने तक लोग कर रहे हैं, इसी में से स्टार्टअप होगा, इसी में से इनोवेशन होगा, इसी में से नवाचार की बढ़ोतरी होगी, और निश्चित रूप से इस प्रकार के उद्यमों के विकास के आधार पर हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकने में सक्षम होंगे, और यही उद्यम आकर जाकर वैश्विक स्वरूप धारण भी कर सकते हैं, जिसको लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, ये जो बात कही जा रही है, ये यहीं से शुरुआत होगी, वो ग्लोबल स्तर पर जा सकता है। मैं समझता हूं उस दिशा में आज प्रयास हो रहा है। संघ की विचारधारा, हम जिस विचार प्रक्रिया के अंतर्गत होकर आते हैं, वो सारी चीजें जो प्रारंभ से रही हैं आज मूर्त रूप धारण कर रही हैं, व्यवहारिक धरातल पर उतर रही हैं, वो अधिकाधिक उतरे, इस दिशा में लोगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में आत्मनिर्भरता पूर्ण जीवन हमारा व्यतीत हो सकेगा, और आज महामारी के दौरान इसकी बड़ी आवश्यकता है। महामारी कोविड ने एक अवसर जरूर उपलब्ध हुआ है, कराया है, जिसके अंतर्गत हम इन सारी चीजों को आगे विकसित कर सकते हैं। मैं समझता हूं उसी दृष्टि से हम भारत को एक संपन्न भारत के रूप में आगे खड़ा कर सकते हैं। भारत आत्मनिर्भर होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इतनी बात कहकर आज इस भंडारी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर मैं इतनी बात कहते हुए भंडारी जी के प्रति मैं श्रद्धावनत होकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आपने मुझे ऐसे अवसर पर बुलाया, इसके लिए भी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरी तो इच्छा थी कि बजरंग लाल जी को मैं सुनूं और सारी बातें रखे, लेकिन बजरंग लाल जी ने इतना संक्षेप कर दिया कि हमारी इच्छा ही रह गई। अब इस बार कोई कार्यक्रम करें सेठिया जी तो बजरंग लाल जी का पूरा हम तो भाषण सुन सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।